हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी क्लासेस। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ्स पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो स्पेशली फॉर आपके सीटेट एग्ज़ाम या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां मैथ्स पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो हमने पिछले 4 क्लास में कुछ क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, बीजगणित पढ़ाना या परिकलन व मापन करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि रैखिक कौशलों का विकास करना। और ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है कि रैखिक कौशलों का विकास करना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। आइए अब हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। तो इसमें दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा ये तो ठीक है, लेकिन रेखीय बीजगणित से संबंधित, रेखीय बीजगणित से ही संबंधित क्यों? अन्य से भी तो दैनिक जीवन की समस्याएं संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है बीजगणित पढ़ाना। तो सिर्फ बीजगणित पढ़ाना ही इसका उद्देश्य नहीं है, और परिकलन व मापन पढ़ाना ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर 2 में जितने भी जो मैथ्स हैं, मैथ्स उसमें पूरा कवर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, या बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित हो जाने के बाद ही उनको शून्य का ज्ञान दिया जाना चाहिए। यानी कि बच्चा को पहले 1 2 3 4 ये सिखाया जाता है, उसके बाद उसे शून्य का परिचय दिया जाता है, यानी कि शून्य का ज्ञान दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति डैश आवश्यक है। गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन तथा तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की, या हल को याद करने की। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि गणित के बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति में अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उसको सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है। अमूर्त चिंतन मतलब कि बच्चा जो है वो अमूर्त रूप से सोच सके, उसमें लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गणित को बेहतर बनाने के लिए ये आवश्यक होती हैं। सिर्फ गणनाओं में प्रवीणता ही ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गणनाओं की प्रवीणता ही आवश्यक हो, इससे संबंधित और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आवश्यक होती हैं। फिर सूत्र को याद करना ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सिर्फ सूत्र को याद कर लिया उससे गणित आपका बेहतर हो जाएगा, बल्कि उनको समझना भी ज़रूरी है कि उन सूत्रों को कहाँ पर से फॉलो करना है, कहाँ उसकी आवश्यकता है। जब तक हम उसके टर्म एंड कंडीशंस को नहीं समझेंगे तो उसको फिर हम नहीं कर पाएंगे। हल को याद करना, हल को कभी याद नहीं किया जाता है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद नहीं बल्कि समझा जाता है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को हम सॉल्व किया फिर उसको हम रट लिए, तो उसमें रटना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उद्देश्य है, उदाहरण है गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियां बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणितीय आकृतियां बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य मतलब क्या हुआ कि बच्चे में स्किल डेवलप किया जाए। तो बच्चों को आकृतियों के माध्यम से भी उनका स्किल को डेवलप किया जा सकता है, आकृतियों के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये गणित
में कौशलात्मक उद्देश्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ गणना करना ही कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण में नहीं आएगा और ना ही निष्कर्ष निकालना, बल्कि गणितीय आकृतियाँ बनाना ये कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणित की भाषा का अंग है सूत्र, संख्या, संख्यांक चर, संकेत या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि गणित की भाषा का अंग जो है वो सूत्र होता है, ठीक है, और संख्या, संख्यांक चर और संकेत ये तीनों जो होते हैं वो गणित की भाषा का अंग होते हैं। इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, नंबर्स होते हैं, उसको कैलकुलेशन किया जाता है और बहुत सारी विधियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो गणित भाषा का अंग होती हैं। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण क्या है? शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि ये सभी। कि गणित शिक्षण में गणित की भाषा का प्रमुख गुण ये होता है कि उसमें पहले तो शुद्धता होनी चाहिए, यानी कि उसमें अगर जो भी कैलकुलेशन जो आया है वो शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, वो यथार्थ होना चाहिए और सक्षमता होना चाहिए। ये तीनों गुण जो हैं वो गणित की भाषा का एक प्रमुख अंग होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, निम्न में से यह कथन किसका है? स्किनर का, जीन पियाजे का, रोजर बेकन का या आर्यभट्ट का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि ये जो कथन है वो रोजर बेकन ने दिया है। इन्होंने कहा है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। तो ये कथन को भी आप याद में रखें क्योंकि एग्जाम में अक्सर कथन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन तो कथन से आएंगे ही, इसलिए इसको आपको याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इससे संबंधित और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए बेकन, ठीक है, अगर बेकन के बारे में जब भी आता है तो आप समझ जाना कि बेकन से अगर पूछा गया है तो वो कुंजी से संबंधित होगा, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गणित विज्ञान का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है, बेकन से संबंधित होगा तो कुंजी होगा। फिर हॉगबेन जब दिया वैज्ञानिक का नाम होगा तो ये हमेशा दर्पण से संबंधित होगा, दर्पण। इसके बाद है लॉक, अगर लॉक वैज्ञानिक का नाम दिया होगा तो ये तर्क से संबंधित होगा, इन्होंने तर्क से संबंधित अपना कथन दिया है। अगर डटन होगा तो इन्होंने शक्ति से संबंधित अपना कथन दिया हुआ है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें, बेकन, कुंजी, हॉगबेन, दर्पण, लॉक, तर्क, डटन, शक्ति, इन छोटी छोटी बातों को आप याद में रखें। इससे क्या है कि ये चारों जो हैं वो एक परिभाषा में इंक्लूड हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को इसको याद करने में परेशानी ना हो। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है अधिक कमजोर है, अधिक लचीली है, अधिक सुदृढ़ है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि गणित की जो भाषा और प्रकृति है, यानी कि इसका जो भाषा और प्रकृति है वो अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, ना ही अधिक कमजोर है और ना ही अधिक लचीली है, बल्कि ये अधिक सुदृढ़ है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है किसी भी तरीके से, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में लिखा जाता है, ज्ञात तरीके से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में, यानी कि गणित के प्रश्न को हल करते समय आंकड़ों की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, यानी कि हल को कैसे लिखा जाता है, यानी जब हम मैथ के कैलकुलेशन को जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को तो हम पहले कैसे लिखते हैं, एक एक करके उसको लिखते हैं, उसको धीरे धीरे हम सॉल्व करते जाते हैं, ठीक है, वो यानी कि स्टेप बाय स्टेप
चीज़ें जो होती हैं उसे स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से हम उसको लिखते हैं और फिर बाद में लास्ट में आंसर होता है। तो इसमें यही है कि विशेष विधि के अनुसार विभिन्न चरणों में होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। किसी भी तरीके से, ऐसा थोड़ी है कि हम किसी भी तरीके से लिख देंगे। अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा नहीं है कि हम उसका फोर्थ वाला स्टेप जो है वो फर्स्ट में लिख दिए और फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसको फोर्थ में लिख दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको एक सीक्वेंस में लिखना है ज्ञात तरीके से। ये भी नहीं होगा कि ज्ञात तरीके से लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न चरणों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। गणित में लचीलापन डैश की ओर संकेत करता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता, समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। ऑप्शन नंबर 3 है एक से अधिक उपयोगी उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, या ऑप्शन नंबर 4 है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। गणित में प्रकरण संबंधी प्रवाह पूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों या कलन गणित का ज्ञान होना, परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। यानी कि गणित में लचीलेपन डैश की ओर संकेत करता है कि एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। यानी कि किस तरीके से हम एक से अधिक यानी कि एक से अधिक उपागम का प्रयोग करके जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये जो योग्यता होती है वो लचीलेपन की ओर संकेत करती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस है कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम ये दिमाग लगाते हैं इसको कि उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या कोई और तरीका है उसके द्वारा भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। 2-3 तरीके का है ना। मैथ्स ही हम बनाते हैं तो कोई ऐसा रूल होता है जो लॉन्ग होता है कि लॉन्ग रूप से उसको हम सॉल्व करते हैं, तो उसमें कुछ शॉर्ट रूल भी होते हैं कि शॉर्ट रूप में उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि समस्या का जो समाधान है उसको करने के लिए हम एक से अधिक उपागम का प्रयोग किए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल यानी कि हॉट्स पर आधारित प्रश्न डैश की मांग करते हैं। संकेतों और चित्रों के ज्ञान, कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान, तथ्यों, नियमों और सूत्रों के ज्ञान या एल्गोरिथम के ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि उच्च क्रमीय चिंतन कौशल यानी कि हॉट्स, ठीक है। यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये जो होता है वो हमेशा तथ्यों पर, नियमों पर और सूत्रों के ज्ञान पर आधारित प्रश्नों की मांग करता है कि प्रश्न जो है वो तथ्यों पर आधारित हो, नियमों से संबंधित हो और उसमें सूत्रों का ज्ञान हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण में है। वो किस चरण में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है कि संवेदी गतिक अवस्था में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। क्यों? क्योंकि राशिद जो है वो तीनों कोणों का योग यानी कि उसको तो वो वर्गीकृत कर रहा है, यानी कि त्रिभुजों
को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने की जो क्षमता है वो उसमें तो है, लेकिन वो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, इसको वो अमूर्त रूप से नहीं सोच पा रहा है। जब बच्चा अमूर्त रूप से सोच पाता तब तो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा होता, जब वो अमूर्त रूप से सोच पाता। लेकिन बच्चा यहाँ क्या है कि वो अमूर्त रूप से समझने उसको कठिनाई हो रही है। तो पियाजे के अनुसार ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के चरण में इसमें बच्चा है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का या के प्राचल होगा केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकेंड का में संबंध है। ये ऑप्शन नंबर 3 है, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एम और पीएम की संकल्पना। ऑप्शन नंबर 4 है, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि कक्षा 4 यानी कि क्लास 4 का जो बच्चा है उसको समय का मूल्यांकन करने के लिए बच्चा को अंकीय घड़ी, सदृश घड़ी और आधा घंटा, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम यानी कि एम पीएम से संबंधित संकल्पना को मिनट और सेकेंड से संबंध करके उसको पढ़ाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। तो ये भी सही नहीं है, और वैसे भी मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि जहाँ केवल शब्द आ जाए तो वो ऑप्शन वैसे भी गलत है। केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना तो ये भी सही नहीं है कि सिर्फ केवल अंकीय घड़ी से पढ़ा जाए, या केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए अंत विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची। ऑप्शन नंबर 2 है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। ऑप्शन नंबर 3 है क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। ऑप्शन नंबर 4 है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा या ड्रिल कार्यपत्रक। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चों को क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना के माध्यम से बच्चों को सिखाना, यानी कि वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नांकित में से मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग, यानी कि वास्तविक जिंदगी से बच्चों को वास्तविक जिंदगी में के माध्यम से अगर गणित को समझाना है, उसको बताना है, तो उसमें क्षेत्रीय भ्रमण काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों को उस जगह पर ले जाना जहाँ से, और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जगह पर, और फिर उसको वहाँ पर चीज़ें क्या है बच्चे कुछ देखेंगे, जानेंगे, तो उसको और बेहतर तरीके से सीखेंगे, उसका वो सर्वेक्षण करेंगे और परियोजना के माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक विशेष मौसम में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित की गई है। रहीम, सोहन, मोहन, राम, अजय और रंजीत। ये एक गोला के माध्यम से बताया गया है, ठीक है, कि किसके पास कितना फल है। चित्रालेख को देखकर बताइए कि समान संख्या में टोकरियां किसने बेची हैं, यानी कि कौन है जो समान अंक से अपनी टोकरी को बेचा है। देखिए रहीम ने कितना बेचा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर सोहन ने 1 2 3 4 5 6 7, इसने 7 बेचा है, इसने 5 बेचा है, 3 5। मोहन 1 2 3 4 5 6 7, मोहन ने 7 बेचा है। फिर है राम ने 1 2 3 4 5 6 बेचा है। अजय ने 1 2 3, रंजीत ने 1 2 3 4। तो इसमें समान, यानी कि कौन ऐसा है जो समान संख्या में टोकरियां बेची हैं, तो सोहन और मोहन ये दोनों जो हैं वो समान टोकरियां में फल बेची हैं, दोनों ने साथ साथ बेचा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 मोहन और सोहन। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि आप कक्षा 5 में गणित पढ़ा रहे हैं
और आपके पढ़ाते समय यह प्रश्न सामने आता है कि संख्या 32142 को 3 से विभाज्य किया जा सकता है, तो आप बच्चों को किस आसान विधि द्वारा इसको समझाएंगे। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। दी गई संख्या को भाग देकर समझा देंगे, दी गई संख्या के गुणनखंड में विभाजित करके इसको समझाएंगे, या दी गई संख्या के अंकों का योग करके 3 से भाग देकर समझाएंगे, या उपरोक्त सभी प्रकार से समझाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि दी गई संख्या यानी कि जो संख्या दी गई है 32142 हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 7 8 9, 9 और 3 10 11 12, तो तीनों का योग क्या आ जाएगा 12। अब 12 को क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड दे देंगे, तो 3 4 जा 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से बच्चों को क्या है कि हम जो ये संख्या दिया हुआ है इसको पूरी जोड़ देंगे और जोड़कर जितना भी आएगा उसको हम 3 से विभाजित कर देंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये संख्या के सभी अंकों का योग ये भाजकता के नियम पर आधारित है। ठीक है, ये भाजकता का नियम ये कहता है कि जब 3 दिया गया है तो इसमें क्या होता है कि 3 का भाजकता का नियम ये बताता है कि जो संख्या है वो संख्या सभी संख्या का योग जो होता है उसको 3 से विभाजित कर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि इसी आसान विधि के माध्यम से बच्चों को हम सिखाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 5 गाँव में पशुओं की कुल संख्या इस प्रकार है। ए में है 80, बी गाँव में है 120, सी गाँव में है 90, डी गाँव में है 40 और ई गाँव में है 30। यदि ये चिन्ह जो दिया हुआ है, यदि ये साइन संकेत का प्रयोग 10 यानी कि 1 मतलब 10 पशुओं को निरूपित करता है, तो गांव ई में पशुओं को किस संकेत द्वारा निरूपित करेंगे। ठीक है, ई में कितना दिया हुआ है, देखिए ई में यहाँ 30 दिया हुआ है ना, यहाँ 30 लिखा हुआ है ई में, और 1 का मतलब ये 10 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पास 3 होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन में 3 कहाँ दिया हुआ है, ये जो चिन्ह है वो 3 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है 1 2 और 3, यानी कि 10 20 और 10 30, तीनों मिलाकर 30 हो गया। तो ई में पशुओं की संख्या 30 है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नीतू कक्षा 4 की छात्रा है, वह गणित के प्रश्न हल करते समय इस प्रकार की त्रुटि करती है। 12 और 19 का अंतर निकालने के लिए उसे कहा गया, तो वो 12 - 19 को इस तरीके से वो घटा देती है। उसके इस प्रकार हल किए गए उत्तर से स्पष्ट होता है कि उसे घटाव की क्रिया नहीं आती है, उसके द्वारा हल किया गया प्रश्न सही है, या इस प्रकार के प्रश्न उसके पाठ्यक्रम में नहीं है, या उसे घटाना तो आता है परंतु बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने का उसे बोध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसा नहीं है उसे घटाव की क्रिया नहीं आती है, तो ये तो गलत है, उसे घटाना तो आ रहा है, उसने सही घटाया है कि अगर 19 में से 12 हम घटाएंगे तो 7 आएगा, घटाया तो सही है उसने, और उसके द्वारा हल किया गया प्रश्न सही है, तो ये सही नहीं है क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई जाती है, लेकिन इसने ये किया है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा दिया है, यानी कि पहले तो हम 19 लिखेंगे और उसके बाद नीचे हम 12 लिखेंगे, उसके बाद उसको घटाएंगे, लेकिन उसने यहाँ पर से इसे गलत रूप में लिख दिया है, तो ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है किस प्रकार के प्रश्न उसके पाठ्यक्रम में नहीं है, तो ये भी सही नहीं है कि उसका पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि उसे घटाना तो आता है, ये बात सही है कि उसे घटाना आता है, उसने यहाँ बिल्कुल सही घटाया है कि 19 में से अगर 12 जाएगा तो 7 बचेगा, परंतु बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने का बोध उसे नहीं है कि अगर कोई संख्या बड़ा है तो उसको हम कैसे घटाएंगे, है ना, वो घटाना तो जानती है, उसको घटाव का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर है, वो घटाना जानती है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि घटाते समय बड़ी संख्या को हमेशा ऊपर लिखा जाता है और जो छोटी संख्या होती है उसे हमेशा नीचे लिखा जाता है और उसके बाद उसको घटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
मेहरुनिसा गणित की अध्यापिका है। वह एक प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 में गणित पढ़ाती है। क्षेत्रमिति पढ़ाते समय सबसे पहले वह बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती है। यह तरीका दर्शाता है, ये कौन सा तरीका दर्शाता है? एक टीचर जो हैं वो मैथ्स पढ़ाती हैं, उनका नाम मेहरुनिसा है, ठीक है, वो गणित की टीचर हैं और वो प्राथमिक स्कूल में क्या करती हैं, यानी कि प्राथमिक प्राइमरी टीचर हैं और वो क्लास 5 में गई और वहाँ पर जाकर के उन्होंने क्षेत्रमिति जब वो पढ़ाते समय क्या कि बोर्ड में जाकर उसने उसका फॉर्मूला लिख दिया। तो ये किस ओर दर्शाता है? निगमन उपागम की तरफ, आगमन उपागम की तरफ, व्यवहारिक उपागम की तरफ या प्रायोगिक उपागम की तरफ? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 कि निगमन विधि में क्या होता है कि पहले बच्चों को फॉर्मूला के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाता है। तो नी से निगमन और नी से नियम, इस बात को आप याद में रखें कि नी से निगमन और नी से नियम। निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उसको सॉल्व किया जाता है उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। और आगमन विधि में क्या होता है कि पहले इसमें उदाहरणों के माध्यम से चीज़ों को बताया जाता है, समझाया जाता है, उसके बाद नियम से उसको सॉल्व किया जाता है, उसके फॉर्मूला को यूज़ करके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना कहलाता है। आइए अब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं। उपचार कहलाता है, निदान कहलाता है, त्रुटि कहलाता है या विचार कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमी के स्वरूप का निर्धारण, यानी कि अगर कोई बच्चा है उसको पढ़ने में कोई कठिनाई हो रही है, कोई समस्या हो रही है, बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है, तो पहले क्या होगा कि हम उसका निदान करेंगे। निदानात्मक का मतलब क्या होता है कि कारण की पहचान करना, ठीक है, कारण का पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। पहले हम कारण का पता लगाते हैं, उसके बाद ही हम बच्चों का उपचार करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि कठिनाई और कमी के स्वरूप का निर्धारण करना, ये निदान कहलाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किए जो आपके मैथ्स पेडागोजी के थे, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक आप ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। और रोज़ इसी तरीके से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अगर आपने मेरे क्लास को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम हमेशा करते रहते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।